तो बात है साल 2018 की। जगह है देवरिया जेल। और यहां कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा अविश्वसनीय, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जरा इस धमकी को सुनिए। जब हम तुम्हें जेल के अंदर तक उठवाकर मार सकते हैं तो सोचो बाहर क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उस ताकत का सबूत है जो सोच से भी परे है। एक ऐसे क्रिमिनल की ताकत जिसका राज जेल की सलाखों के पीछे से भी चलता था। और इसी ताकत के दम पर हुआ एक ऐसा जुर्म जिसे नामुमकिन माना जाता है। ये कोई आम क्राइम नहीं था, नहीं, इसने तो एक पूरी तरह से खोखले हो चुके सिस्टम को सबके सामने ला खड़ा किया। और सवाल बस एक ही था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। देखिए, पूरी कहानी किसी गैंगस्टर फिल्म की तरह है। सबसे पहले लखनऊ से एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप किया जाता है। फिर उसे किसी अड्डे पर नहीं बल्कि सीधा देवरिया जेल के अंदर ले जाया जाता है। और वहां उसे पेश किया जाता है एक कैदी अतीक अहमद के सामने, जहां उसे पीटा जाता है और उससे करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लिए जाते हैं। ये जुर्म ये इतना बड़ा था कि इसके बाद जेल पर एक बहुत बड़ी रेड पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कहा, अतीक को इस राज्य से ही बाहर भेजो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स था कौन जिसके पास इतनी ताकत थी, और ये ताकत आई कहां से? देखिए, जेल के अंदर से जुर्म करने की कहानी समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उसने जेल के बाहर अपनी ताकत कैसे बनाई। तो चलिए उसकी केस फाइल खोलते हैं। अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत किसी ऊंचे पद से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है गरीबी से, इलाहाबाद की तंग गलियों से। तो कहानी शुरू होती है 1962 में। एक गरीब तांगा चलाने वाले के घर उसका जन्म हुआ। महज 17 साल की उम्र में उस पर पहला केस दर्ज हुआ, और वो भी मर्डर का। 80 के दशक तक आते आते इलाहाबाद के इस वक्त के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा से उसकी सीधी टक्कर होने लगी। और फिर 1989 में चांद बाबा को सरेआम चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया। और मजे की बात देखिए, ठीक 2 दिन बाद अतीक अहमद उसी सीट से अपना पहला चुनाव जीत गया जिस पर उसका दुश्मन लड़ता था। मतलब उसने सिर्फ जुर्म की दुनिया पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सबसे बड़े डॉन को मारकर चुनाव के जरिए उसका सिंहासन भी छीन लिया। अब अतीक के लिए पॉलिटिक्स कोई करियर चेंज नहीं था, नहीं, ये तो एक बिजनेस मूव था। उसके लिए सबसे बड़ी, सबसे मजबूत ढाल। और इस ढाल के पीछे उसने अपने इलाके में एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सका। नतीजा, वो लगातार 5 बार एमएलए चुना गया। और फिर वो अपनी ताकत को लोकल लेवल से उठाकर नेशनल स्टेज पर ले गया। 2004 में वो भारत की संसद में बतौर एमपी यानी सांसद पहुंचा। और इस पूरे सियासी सफर के दौरान क्या हो रहा था? उस पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके थे। इनमें फिरौती, किडनैपिंग से लेकर 17 से ज्यादा तो सिर्फ मर्डर के इल्जाम थे। तो इतने सारे केस और सजा जीरो, एक भी मामले में सजा नहीं हुई। सोचिए, यही दिखाता है कि उसकी सियासी ढाल कितनी पावरफुल थी। 40 साल से ज्यादा कानून की पकड़ से वो पूरी तरह बाहर रहा। तो वो ये सब कर कैसे पा रहा था? देखिए, उसने अपनी एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी इमेज बना रखी थी। एक तरफ वो अपने लोगों के लिए रॉबिनहुड था, गरीबों की पैसों से मदद करना, शादियों और इलाज का खर्चा उठाना। कुछ लोग तो उसे मसीहा मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एक गैंगस्टर था, जमीन पर कब्जा करना, रंगदारी वसूलना और एक पूरा क्राइम सिंडिकेट चलाना। यहां तक कि कब्रिस्तान की जमीन हड़पने का भी आरोप लगा। तो ये जो 2 चेहरे थे ना, यही उसकी लंबे समय तक चली ताकत का सबसे बड़ा राज था। लेकिन कहते हैं ना, ताकत के नशे में इंसान गलतियां करता है, और यही सियासी ताकत उसे उसकी सबसे बड़ी और आखिरकार सबसे जानलेवा गलती की तरफ ले गई। एक ऐसी दुश्मनी जो खून से लिखी गई। तो हुआ ये कि 2004 में अतीक सांसद बन गया और उसकी एमएलए सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए और सबको चौंकाते हुए उसका भाई अशरफ वो सीट हार गया। और जीता कौन? एक नया प्रतिद्वंदी, राजूपाल। फिर 25 जनवरी 2005 राजूपाल की शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे कि दिन दहाड़े सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। और इस केस में मुख्य आरोपी बनाया गया अतीक अहमद को। देखिए, ये हत्या सिर्फ एक जुर्म नहीं थी, ये घमंड का नतीजा था। और इसी जुर्म ने एक ऐसी खूनी दुश्मनी को जन्म दिया, एक ऐसे दुश्मन को जन्म दिया जिसे अतीक कभी हरा नहीं पाया, राजूपाल की विधवा पूजा पाल। और यहीं से कहानी बदल गई। एक विधवा ने इंसाफ के लिए कसम खाई और एक लोकल मर्डर केस को दशकों तक चलने वाली एक ऐसी लड़ाई में बदल दिया जिसने आखिरकार अतीक के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया।
पूजा पाल पॉलिटिक्स में आईं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक मकसद के नाम कर दी कि अतीक को सजा मिले और उसकी कहानी को कोई भूल ना पाए। तो सालों तक कानूनी लड़ाइयां चलीं, एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर होते रहे और धीरे धीरे उसका असर भी कम होने लगा। लेकिन फिर हिंसा की एक आखिरी वारदात ने अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से सबकी जबान पर ला दिया। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टेलीविजन पर गोलियों से भून दिया गया। उसका अंत भी ठीक उसकी जिंदगी जैसा ही था, सरेआम और हिंसक। वो डॉन जो दशकों तक अनटचेबल अजय लगता था, वो दुनिया भर के कैमरों के सामने मारा गया। लेकिन इस हत्या के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? उसकी मौत अपने पीछे एक पावर वैक्यूम और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। हाँ, 3 युवा शूटर मौके पर ही पकड़ लिए गए, लेकिन जो थ्योरीज सामने आ रही हैं वो किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। देखिए, कई थ्योरीज हैं। एक है कि यह पॉलिटिकल दुश्मनी का नतीजा है, या फिर शूटरों ने खुद कहा कि वो मशहूर होना चाहते थे, लेकिन जांच करने वालों को ये बात हजम नहीं हो रही। जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की। वजह, शूटर्स ने जिन महंगी विदेशी पिस्तौलों का इस्तेमाल किया वो उनकी पहुंच से बाहर थीं। वो अच्छी तरह से ट्रेंड लग रहे थे और अलग अलग इलाकों से थे, जो इशारा करता है कि ये एक प्लान्ड हिट था। तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि ये एक सुपारी किलिंग थी। लेकिन ये सुपारी दी किसने, ये आज भी एक राज है। और अंत में एक अजीब बल्कि खौफनाक विडंबना देखिए। कहते हैं जिंदा रहते हुए उसने अनगिनत जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन उसे दफनाया गया उसी कब्रिस्तान में जिस पर उसका अवैध कब्जा करने का आरोप था। जमीन का वो एक टुकड़ा जिसे वो कभी जीत नहीं सका। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन के खत्म होने से वो सिस्टम भी खत्म हो जाता है जो ऐसे लोगों को बनाता है, या फिर ये सिर्फ अगले आने वाले के लिए रास्ता साफ करता है? अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये क्राइम और पावर के उस गठजोड़ की कहानी है जो हमारे सिस्टम में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। उसकी मौत से एक चैप्टर तो बंद हो गया, पर क्या ये किताब सच में खत्म हो गई है?